बात की जाए अगर चुनावों की तो 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर जो प्रथम चरण का मतदान है वो खत्म हो चुका है और जैसे जैसे मतगणना का दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा भी बढ़ता नजर आ रहा है। इसी बीच हमारी संवाददाता पूजा वर्मा ने बात की एलएसपी सुप्रीमो राजकुमार सैनी से। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। इन दिनों देश में एक त्योहार चल रहा है और वो त्योहार है 2019 के लोकसभा चुनावों का, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा जोरों शोरों से कैंपेन चल रही है। बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में सभी पार्टियां अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है जनता को लुभाने की। ऐसे में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की ओर से क्या तैयारियां की जा रही है और बसपा के साथ गठबंधन के बाद किस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां हरियाणा में बनी है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है एलएसपी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो, क्योंकि पिछले साल ही आपकी पार्टी बनी और जिंद उपचुनाव में जिस तरह से परफॉर्मेंस रही लोगों ने काफी ज्यादा आपको समर्थन दिया है। लेकिन आप के सामने तो मैं भले 3 महीने पहले ही पार्टी बनाई है, लेकिन मैं पिछले 26 साल से जहां सामाजिक अन्याय और दलित और पिछड़े वर्गों के साथ जिस प्रकार का भेदभाव चला, उस भेदभाव के खिलाफ मैंने नजदीक से जाकर के बंसीलाल का राज देखा। ओम प्रकाश चौटाला के राज में भी मैं मंत्री था और बंसीलाल के साथ में लोग हमारे जो एससीबीसी के एमपी एमएलए, ये किसी पॉकेट में यादव ज्यादा है, किसी पॉकेट में गुजर ज्यादा है, किसी पॉकेट में सैनी ज्यादा है। उनकी संख्याओं के आधार पर पार्टियां टिकट देती हैं और इन टिकटों को लेने के बाद हमारे जो एमपी एमएलए हैं वो इन पार्टियों के गुलाम बन के बैठ जाते हैं और ठीक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं। इनके साथ हुए भेदभाव होता रहता है और वो देखते रहते हैं, बस इस डर से चुप रहते हैं कि कहीं हमारा अगला टिकट ना कट जाए या कहीं मंत्री पद ना छीन जाए या कहीं पार्टी विरोधी गतिविधियों में सदस्यता खत्म ना हो जाए। इस बीमारी के शिकार ये लोग जो एससीबीसी के एमपी एमएलए हैं जी। ये एक शब्द बोल नहीं पाते। मैं पिछले 26 साल से उन कमजोर तबके के लोगों के लिए इंसाफ दिलाने के लिए प्रयासरत हूं, जिसकी सच्चाई एक अंग्रेजी अखबार ने सूचना के आधार पर आज तक न्यूज चैनल के द्वारा पेश की गई, उसको पूरा जग देख रहा है, लेकिन वो खबर एक दिन चली, अगले दिन वो खबर नहीं चली। देखिए उसमें वास्तविकता आखिर दलितों और पिछड़ों के साथ हमें ये पार्टी क्यों बनानी पड़ी, उनके साथ जो अन्याय हुआ उस अन्याय को न्याय में बदलने के लिए हम प्रयासरत हैं। देखिए जरा वास्तविकता क्या है। अब दलितों पिछड़ों के इन मसीहाओं को आप समझ चुके होंगे कि आपके साथ इतना भेदभाव हो चुका है। 70 साल की आजादी में और 55 साल के हरियाणा में जो भी एमपी बन करके इस दलित समाज और पिछड़े समाज से लोकसभा में पहुंचे, उन लोगों ने स्वयं अपनी तिजोरियां भरने के, आप लोगों के हितों की रखवाली करने की बजाय सिर्फ अपने परिवार और अपना पेट पालते रहे हैं। तो हमारे एमपी और एमएलए हैं वो इन पार्टियों के पिट्ठू बनकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वो समाज के उन वर्गों का उत्थान नहीं चाहते कि जो उनके बराबर आकर के उनके उस मुख्य धारा में जुड़ जाएं। मैं उसके विपरीत ये लड़ाई लड़ रहा हूं। सर, जिस तरह से बसपा और एलएसपी का गठबंधन हुआ है, कितनी मजबूती सर पार्टी को हरियाणा में मिली है? देखिए ये लोग बड़ी बड़ी पार्टियों के मुकाबले रैलियां या प्रदर्शन तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है जी। लेकिन ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस का बड़ा हो हल्ला जन लोकपाल को लेकर के केजरीवाल ने उस वक्त उसका दोनों पार्टियों को नमूना दिखाया था, हम इन तीनों चारों पार्टियों को एक वही नमूना दिखाएंगे अगर हमें मौका जनता ने दिया। मैं आज दावे से बात कह सकता हूं कि पूरे देश में एक बयार बहेगी जी कि जो ये तिरंगे में लिपट करके 90 साल के लोग 8 7 बार लोगों को गुमराह करके कुर्सियां हथियाए बैठे हैं जी। इनको जनता बाहर का रास्ता उसी दिन दिखा देगी जिस दिन मुझे 6 महीने हरियाणा प्रांत में काम करने का मौका मिल गया। इन चुनावों में कितनी सीट्स मिलेंगी दोनों गठबंधन को? देखिए
ये चुनाव भले ही नेशनल पार्टियां अपना बहुत दमगजा भर रही हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर झूठ को भी बेनकाब करने के लिए जनता लगी हुई है। दोनों पार्टियों ने बड़े बड़े झूठ बोले, कांग्रेस के टाइम में बड़े बड़े घोटाले हुए और बीजेपी इमोशनल करके देश के प्रति जनता के वोट बटोरने का जो प्रयास किया जा रहा है, कि मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में एक मटका मुरब्बे का रखा और मुझे उसमें से एक चम्मच नहीं मिलता। मोदी जी मुझे ये बता दे, मुझे आपके अच्छा होने से क्या मतलब? आप कितने अच्छे हैं वो तो आप जाने, लेकिन इस SCBC का हिस्सा जो 3%, 5%, 2% और मिनिमम 25% लोग आज 75% पे काबिज हैं और 75% लोग आज 25% के अंदर सीमित हैं। ये बराबरी, ये भेदभाव, जिन गरीबों का आपने इमोशनल करके वोट लिया, उनका हिसाब आप कब करेंगे? सर, आपने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला क्यों किया? क्योंकि काफी लोगों को उम्मीद थी कि आप चुनाव लड़ेंगे और उनका नेतृत्व करेंगे एक बार फिर से। ऐसा विशेष है कि मेरी पार्टी के सभी लोग ये चाहते हैं कि मैं पूरे प्रदेश भर में दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों का प्रचार करूं। और अगर आप किसी एक लोकसभा के लिए चुनाव करेंगे तो निश्चित आपका समय वहां लग जाएगा और बाकी के लोग महरूम रह जाएंगे। लेकिन कुछ नेता इसको दूसरे एंगल से जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं कि शायद मैं अपनी जिम्मेवारी से अलग हट करके ये रास्ता चुना। मैंने तो राजनीति स्वार्थों की पूर्ति जिंदगी में कभी अपने इच्छा अपने घर के लिए नहीं की। मालूम होना चाहिए कि मैंने बंसीलाल की सरकार, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार और बीजेपी की सरकार में जहां जहां लोगों के साथ हुआ भेदभाव देखा, मैंने वहां लड़ाई लड़ी, अपने राजनीति को ताक पे, अपने जान को ताक पे लगा दिया। मैं लोगों के इंसाफ के लिए लड़ता हूं। मेरा काम झूठ मूठ के चाटुकार बन करके अपनी रोटियां, राजनीतिक रोटियां सेकना मेरा विषय नहीं है। सैनी सर, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, कुछ मूड तो आपको भी जनता का समझ आ रहा होगा कि वो क्या चाहते हैं। मैंने 10 रैलियां की हैं इस प्रदेश में, सरकार के सारी पार्टियों के विपरीत। वहां पर लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई। लोगों के पास हजारों की भीड़ इकट्ठी होती है तो लोग 10 लाख लगवा देते हैं। हमने लाखों की भीड़ इकट्ठे करके कभी अगले दिन ये अखबार में नहीं बोला कि हमने 10 लाख इकट्ठे कर दिए। ये तो जनता का जो IQ है वो तो पिछले दिनों पानीपत के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, 2 बार रोहतक के अंदर, जींद के अंदर, रामलीला ग्राउंड के अंदर जनता ने अपना व्यू बताया है। अब चूंकि सब के सब एवरीवेयर सारी पार्टियों के कार्यकर्ता मुझे इस बात का न्योता दे रहे कि आप चुनाव लड़ें रोहतक से, आप चुनाव लड़ें सोनीपत से, आप चुनाव लड़ें गुड़गांव से, और यहां के लोग कह रहे हैं चुनाव लड़ें आप कुरुक्षेत्र से। ये अगर मेरा मन भी था एक दिन कि मैं 10 की 10 सीटों का कल्ला ही भर देता हूं, बाद में देख लेंगे कि किस किस को हरियाणा की लोकसभा लड़वानी है, लेकिन मेरे पास इतना अर्थव्यवस्था का इंतजाम नहीं है कि मैं इनका मुकाबला कर सकूं। हम तो लोगों को जगाने के लिए एक प्रयासरत हैं कि अगर हमारे कोई मजबूत प्रत्याशी होंगे, हमारे पास तो छोटे छोटे प्रत्याशी हैं जिनको अपने 20-30 लाख रुपये भी अरेंज करने बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम जनता के भरोसे हैं। सर, कुरुक्षेत्र में भी आपने अपनी पार्टी की तरफ से कोई प्रत्याशी रखा, फिर BSP की तरफ से ही प्रत्याशी रखा, क्यों सर? क्यों आपका ये गढ़ है? आपको नहीं लगता सर? मेरे पास सिर्फ सीटें 2 ही मिली थी और निचली जहां जहां मेरे कार्यकर्ता जिद कर रहे थे कि अभी हमें तो आपकी तरफ से इलेक्शन लड़ना है जी। तो मुझे मजबूरन एक तो हमारा प्रदेश अध्यक्ष और एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक हमारी महिला मोर्चा की प्रभारी हरराज बालाजी और भाई श्रीपाल जी, रमेश राव पैलेट जी हमारे मेन पदाधिकारी हैं। इन लोगों को मैं अपने साथ बहुत देर से लेकर चला हूँ। अब मैं किसी को नाराज भी नहीं करना चाहता, इसलिए जिन सीटों के ऊपर उन्होंने मेहनत की है मैंने वो सीटें रखी दोनों। सर, ये तो रही लोकसभा चुनावों की बात। विधानसभा चुनावों में सर पार्टी फुल फ्लेज तरीके से सभी सीटों पर जो है उम्मीदवार उतारेगी? क्या तैयारी उसकी अभी से शुरू करनी जरूरी है? क्योंकि ये एक रिहर्सल है। इस रिहर्सल में कुछ पा जाएंगे, कुछ खो जाएंगे, लेकिन पार्टियां जो हैं ऐसे ऐसे भी जोड़ तोड़ लगा रही हैं जो विपरीत
विचारधारा के साथ लग करके अपने गोटियां सेकने में लगे हैं। राजनीति हमारा पेशा नहीं है, राजनीति हमारा शौक भी नहीं है। जी। हम अपने समाज सुधार के लिए जब से पैदा हुए, जब से होश संभाला, हमने सिर्फ सोशल वर्क किया। सर, देश की राजनीति की बात करें, महागठबंधन की एक बहुत बात चल रही है कि अगर एनडीए की सरकार को हटाना है तो सभी पार्टी को एकजुट होकर एक महागठबंधन बनाना होगा। आपको लगता है सर इससे कोई फर्क पड़ेगा देश की राजनीति में? राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए सब एक दूसरे के साथ विपरीत विचारधाराओं के लोग भी इकट्ठे होते हैं, लेकिन मुझे बीजेपी की इस टीम ने जो लोगों को विश्वास जगाया था, उस विश्वास को देश किस एंगल से आंक रहा है वो तो देश बताएगा, लेकिन कम से कम ये दलित और पिछड़ा समाज ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी पालना ये सरकार हमारे पक्ष में हमारे हकों का बचाव नहीं कर सकी और हमारे लोग मरवा दिए, हमारी बहन बेटियों से रेप करवा दिए, गुंडागर्दी के आगे ये सरकार घुटने टेक गई। सरकार तो सबसे पहले सिक्योरिटी देखती है, फिर विकास की बात होती है। जब मेरी जान ही ना रहेगी तो मेरे लिए मेरा मकान क्या मैंने रखता है जी। तो मैं दुख के साथ कहना पड़ता हूं कि सरकार बड़ी डींगे हाँक रही है और बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही बात का खुलासा करते हैं, हमने बीजेपी को हराना है। हमारा बीजेपी को हराना, कांग्रेस को जिताना या किसी दूसरी पार्टी का नीचा कराना, ऊपर करना, ये हमारी राजनीति नहीं है। एक सर, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल लगातार गठबंधन के लिए कांग्रेस के सामने जो है अपनी पेशकश कर रहे हैं कि राजनीतिक भूख ने लोग इतने अंधे कर दिए, ये भी नहीं देख रहे कि मैं जिनके खिलाफ कल लड़ा था, ये भी ना देख रहे कि मैं किस पार्टी के साथ सामने खड़ा हुआ था। अगर ऐसे ही चलना है तो फिर कांग्रेस में ही शामिल हो जा भाई, क्यों मतलब जाने लोगों को बहका रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार सैनी सर, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि लोगों के बीच में जाकर वो लोगों की आवाज़ उठाना चाहते हैं, ना कि कोई राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, और उसी तरह से प्रचार भी कर रहे हैं। हालांकि एलएसपी की अगर बात करें तो हरियाणा में केवल 2 ही सीटों पर जो है चुनाव लड़ रही है, अपने प्रत्याशी उतार रही है, लेकिन बसपा और एलएसपी का जो गठबंधन है उसको लेकर कहीं ना कहीं उनकी जो रैलियां होने वाली है वो उसमें बसपा की सुप्रीमो मायावती के साथ जाकर जो है उनकी रैलियों को संबोधित करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि एक अलग विकल्प के तौर पर इस पार्टी को चुने, ताकि लोगों की आवाज, खासकर जो लोग हैं, जो आरक्षण, जो पिछड़ा वर्ग है, जो आरक्षण की इच्छा भी रखते हैं और जिन्हें जरूरत भी है, उनकी आवाज जो है जो उठा सके।